नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के चुनावी दंगल कार्यक्रम में हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वह बेहद दिलचस्प और संवेदनशील मसला है। आप ये कहेंगे सर, चुनावी दंगल कार्यक्रम में संवेदनशील टॉपिक कहां से आ गया? मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आधी आबादी के जनप्रतिनिधि की। आधी आबादी यानी कि महिलाओं की बात की गई है। सिमन द बोवा के अगर भाषा में कहें, जो कि आप कह सकते हैं, उन्होंने एक नॉवेल लिखा था और उन्होंने कहा था द सेकेंड सेक्स उन्होंने महिलाओं को कहा था और कहा था कि समाज ने जिसे प्रथम सेक्स माना है वो पुरुष हैं। तो यहाँ पर जो है राजनीति में भी यही चीजें देखने को मिलती है कि महिलाओं की भागीदारी निश्चित तौर पर आप देखेंगे कम नजर आएगा और ये दुनिया भर में देखने को मिलेगा, सिर्फ भारतीय राजनीति में ऐसा नहीं है। अगर आपको समझना है तो आप क्या कीजिए, वर्ल्ड मैप लेकर के बैठिए और देखिए कि अफ्रीका के कितने देशों में राष्ट्र प्रमुख कोई महिला है। ये देखिए कि एशिया के कितने देशों में कोई राष्ट्र प्रमुख कोई महिला है। ये देखिए कि अगर एशिया में भी आपको अलग अलग देखना है, सेंट्रल एशिया का देख लीजिए आप, वेस्ट एशिया के देखिए, ईस्ट एशिया का देखिए आप जो है चाइना वाले रीजन का देखिए, आप समझ पाएंगे। आप यूरोप की स्थिति देखिए, आप अमेरिका की स्थिति देखिए, कनाडा की स्थिति देखिए, आप लैटिन अमेरिका की स्थिति देखिए। महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व है राजनीति में वो हर जगह आपको कम नजर आएगा। आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि सर जरा इस पर हमें एक बार ये विस्तार से चर्चा कर लीजिए कि महिलाओं की जो संख्या है भारतीय राजनीति में उसको जरा देखते हुए और अभी जो नवगठित मंत्रिपरिषद है इसमें कितनी महिला आ पाई हैं, हम उसमें और थोड़ा सा विस्तार करने वाले हैं आपके लिए। क्यों हम यह भी देखेंगे कि 18वीं लोकसभा में कितनी महिला सांसद बनकर के आई है, इससे पहले 17वीं लोकसभा में क्या स्थिति था, और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से महिलाओं की भागीदारी जो है राजनीति में बढ़ सकता है। क्योंकि अगर ये आधी आबादी है तो आधी आबादी की आवाज जो है सदन के अंदर होना चाहिए, तभी उनसे जुड़े हुए मुद्दों को ये सदन में उठा सकती हैं। नहीं तो फिर कितना भी, पुरुष के लिए कहा गया है कि कितना भी पुरुष चर्चा कर ले वह संवेदना ही प्रकट कर सकता है, महिलाओं के लिए स्वयं वेदना नहीं बता सकता है। महादेवी वर्मा कहती थी कि महिला स्वयं वेदना कर सकती है क्योंकि वह उस चीज को झेली है, अपने ऊपर संकट को, समस्या को, और पुरुष उसके संकट समस्या में सिर्फ संवेदना दिखा सकता है। तो चलिए विस्तार से इस पर हम विचार करते हैं कि क्या है यह मुद्दा। 18वीं लोकसभा, आप जानते हैं कि जो है इस बार गठबंधन की सरकार बन चुकी है। 272 का जो ये जादुई आंकड़ा है ये किसी भी एक दल को नहीं मिला। सबसे बड़ी पार्टी जो है बनकर के फिर से उभरी बीजेपी, लेकिन यह भी बहुमत के इस आंकड़े से काफी दूर नजर आई, 240 तक सिमट गई और उत्तर प्रदेश में काफी नुकसान हुआ बीजेपी को, जहां पर ये केवल 33 सीट तक ही सिमटते नजर आई। इसका प्रभाव यह हुआ कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए अपने बाकी घटक दलों पर निर्भर होना पड़ा। एनडीए, खास करके टीडीपी और जदयू, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पार्टी पे, तो सरकार तो बन गई। 9 जून को आप जानते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया राष्ट्रपति भवन में। उसके बाद जो है विभिन्न मंत्रियों को पोर्टफोलियो भी दे दिया गया। और आपको एक चीज और बता दूं कि भारतीय संविधान के आधार पर आप यह समझिए कि अधिकतम जो हो सकता है मंत्रियों की संख्या मंत्रिपरिषद में वो 81 हो सकता है, क्योंकि यह कहा गया कि अधिकतम जो लोकसभा के सीट हैं उसका 15% ही मंत्रिपरिषद बन सकते हैं। इस आधार पर देखेंगे तो आप सामान्य गणित लगाएंगे तो 543 का अगर 15% तो 81 तक आएगा। इसमें प्राइम मिनिस्टर का पद जो है वह भी शामिल किया गया है, इंक्लूडेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो मिला करके 81 हो सकता है। और अभी जो शपथ ले लिया गया है वो 72 प्राइम मिनिस्टर को मिला करके, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को हटा करके 71 मंत्री हैं। अब इसमें से हम ये देखेंगे कि इसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी रही है। मामला समझ में आ गया? चलिए, 18वीं लोकसभा में 74 महिला सांसद चुनाव जीत करके संसद भवन पहुंची हैं, यानी कि 74 महिला सांसद जो है 543 में से ये 74 ये आंकड़ा रहा है। अगर ये 18वीं लोकसभा की बात कर रहा हूं, यानी कि 17वीं लोकसभा, पिछले लोकसभा में चलते हैं तो उस वक्त जो है महिला सांसदों की संख्या जो है वो 78 रहा था। यानी कि समय के साथ हमें ये देखना चाहिए था कि इस संख्या में बढ़ोतरी होता। हम ये उम्मीद बैठाए थे कि इस बार जो है ये संख्या 90 तक जा सकता है, नहीं तो 85 तक तो रहेगा ही। विभिन्न राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानते थे
कि जैसे जैसे समय के साथ जो है महिलाओं की स्थिति विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर होती नजर आ रही है, राजनीतिक भागीदारी भी पार्टियों के द्वारा इन्हें अधिक टिकट दिया जाएगा और ये चुन करके सदन के अंदर पहुंचेगी। लेकिन इसमें निराशा हाथ लगा है और यह देखने को मिला कि यह आंकड़ा जो है 78 से और नीचे गिर गया और 74 तक पहुंच गया। यानी कि भारतीय राजनीति के लिए कम से कम आधी आबादी महिलाओं की स्थिति को देख करके यह जो है निराशाजनक डेटा हमें प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें से देखते हैं यह जो 74 आया है तो किस पार्टी से कितना, तो सबसे अधिक अगर देखेंगे तो 240 जो है सांसद बीजेपी के बने हैं, तो इसके ही जो है महिला सांसद भी सबसे अधिक हैं, वह 31 हैं, 31। नवगठित वर्ष 2024 की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित 72 सदस्यों ने मंत्री पद का शपथ लिया, ये सब हम चर्चा कर लिए। अब इसमें 72 में जो है यहाँ पर देखेंगे तो कुल महिला अगर आप मंत्री की संख्या देखेंगे तो ये 7 हैं। इस 7 में भी कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, इसके अलावा इसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी हैं और राज्य मंत्री भी हैं। ठीक है, 17वीं लोकसभा के शुरुआत में 6 महिला सांसद मंत्री थी, निर्मला सीतारमन, हरसिमरत कौर, स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति, देवोश्री चौधरी और रेणुका सिंह शरुता, ये 6 हुआ करती थी। इस बार जो है ये आंकड़ा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 7, क्योंकि स्मृति ईरानी जानते हैं वह चुनाव इस बार हार चुकी है, हरसिमरत कौर जो है एनडीए से बाहर जा चुकी है, निर्मला सीतारमन जो है कंटिन्यू कर रही है। बिग 4-5 मिनिस्ट्री को प्राइम मिनिस्टर ने चेंज उनका पोर्टफोलियो नहीं किया है। जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करेंगे, राजनाथ सिंह पहले भी थे अब भी हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह पहले भी थे अब भी हैं, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर 17वीं लोकसभा में वही थे, 18वीं में भी वही हैं। और निर्मला सीतारमन पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर थी, बात चल रहा था कि उन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन वो हटी नहीं और अपना जो है पोर्टफोलियो को उन्होंने कंटिन्यू किया है। निर्मला सीतारमन के पास जो है ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं और वित्त मंत्रालय के साथ साथ कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय भी है। कर्नाटक से ये राज्यसभा सांसद हैं। एक तथ्य इनके बारे में बहुत खास है कि ये पहली ऐसी भारत की महिला वित्त मंत्री रही हैं जो पूर्णकालीन वित्त मंत्री रही हैं। मई 2019 से वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्रालय की जिम्मेदारी यही संभाल रही हैं। वर्ष 2017 से 2019 तक रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी इन्हें सौंपा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, ये मैं कैबिनेट मिनिस्टर की बात अभी कर रहा हूं। अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र, कोडरमा कहाँ पड़ता है, जो झारखंड के लोग होंगे वो समझ रहे होंगे, जो बिहार के लोग होंगे वह भी जान रहे होंगे, कोडरमा से आती हैं। ये पहली बार लोकसभा सांसद जो बनी थी वह 2019 में, और फिर इस बार फिर से चुन करके आई हैं और इन्हें कैबिनेट मंत्री का बनने का मौका भी मिल गया। वर्ष 2021 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री पद की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई थी और इस बार कैबिनेट मिला है, तो अच्छी इनकी प्रमोशन हुआ है। जून 2024 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल, ये पहले भी रह चुकी हैं और बहुत ही मुखर ये कह सकते हैं कि आप नेत्री ये हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन उर्वरक मंत्रालय, इन्हें राज्य मंत्री ये दिया गया है, जो कि जेपी नड्डा साहब को जो मिनिस्ट्री मिला है उनके साथ इनको अटैच किया गया है राज्य मंत्री के तौर पर। यानी कि जो राज्य मंत्री होते हैं ना, आप कह सकते हैं जो मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट के, उनके डिप्टी होते हैं, ये उनको रिपोर्ट करते हैं। मैंने एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन होते हैं और राज्य मंत्री कौन होते हैं। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये राज्य मंत्री हैं और अटैच किनके साथ, जेपी नड्डा साहब के मिनिस्ट्री के साथ इन्हें किया गया है। सुश्री शोभा कारांद लाजे, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, यानी कि एमएसएमई सेक्टर वाला दिया गया, इनको भी अटैच किया गया। आपको ध्यान होगा ये मिनिस्ट्री जो है जीतन राम मांझी, हम पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको दिया गया है, जो बिहार से जीत करके आए थे, एनडीए के घटक दल में से एक वो आते हैं। उसके अलावा श्रीमती खडसे रक्षा निखिल, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, इनको दिया गया, अटैच किया गया इनको भी। श्रीमती सावित्री ठाकुर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इन्हें दिया गया है। श्रीमती नीमूबेन जयंती भाई बामभनिया, इन्हें जो है उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय सौंपा गया है। तो ये कुछ मिनिस्टर्स हैं, 7 जो मैंने नाम कहा, इसकी हमने चर्चा कर ली। अब मैं एक बात आपको फिर से लाना चाहता हूं, जो मैंने कहा था कि किस तरह से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकती है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही देखा था और मैंने आपसे कहा था कि यह जो स्थिति है वह निराशाजनक है भारतीय लोकतंत्र के लिए। क्यों मैंने कहा था, क्योंकि यहाँ पर जब हम चर्चा कर रहे थे 17वीं लोकसभा का, तो 78 महिला सांसद थी और 18वीं लोकसभा में आप
देखेंगे 74 महिला सांसद थी। एक दो और बढ़ सकता था, चूंकि स्मृति ईरानी यहाँ पर चुनाव हार गई तो फिर वह यहाँ पर बाहर हो गई। तो अगर लेकिन फिर भी ये देखें तो इस स्थिति में कैसे सुधार होगा, उसके लिए भारत सरकार निश्चित तौर पर प्रयासरत है। बहुप्रतीक्षित मांग था कि महिलाओं को सदन के अंदर 33% आरक्षण दिया जाए। टिकट बंटवारे में ही ये बात शामिल करने की बात की गई। यह बिल जो है बहुत अच्छा हुआ कि पास कर दिया गया। महिला आरक्षण बिल 2019 वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव से इसे लागू किया जाएगा, यानी कि ये तो लागू हो गया। और ध्यान देना है कि इस बार से 2024 में जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, अभी से ये लागू नहीं हुआ है, बल्कि ये 2029 से होगा। तो पहले परिसीमन वगैरह का काम 2026 में पूरा हो जाए, उसके बाद जो है ये चीजें की जाएगी। लोकसभा में महिला आरक्षण फॉर्मूला क्या हो सकता है? 1/3 रिजर्वेशन के बाद महिला आरक्षित सीटें 181 तक पहुंच जाएगी। क्योंकि मैंने कहा 33% ये आरक्षण है। यह लोकसभा में ही है या राज्यों के विभिन्न जो जितने भी विभिन्न राज्य हैं उनके विधानसभा में भी? तो आप जान लीजिए यह बिल जो है लोकसभा के लिए तो है ही, लेकिन इसके अलावा विधानसभा के चुनाव में भी यही स्थिति होने वाला है। तो 33% आरक्षण ये दिया गया है। लोकसभा में महिला आरक्षण फॉर्मूला क्या है जरा देखते हैं। SC ST महिला आरक्षण छोड़कर ये जो है 87 हो जाएगी। महिला आरक्षण छोड़ के बात कर रहा हूं, क्योंकि SC ST जो है यह अपने आप में भी एक तरह से सीट रिजर्व रहता है। SC ST महिला 44 होने वाली है। महिला आरक्षण अन्य जो होने वाला है वह 137 होने वाला है। कुल मिलाकर के ये आंकड़ा जो है 181 तक पहुंच जाएगा 543 में से। तो आप समझ लीजिए एक बात, यहां जो आप देखे थे, मैंने आपसे जो कहा था कि इस जगह पर आप देखेंगे 17वीं लोकसभा चुनाव में यह जो महिला सांसदों की संख्या है वो 78 तक पहुंचा था। 18वीं लोकसभा में यह 74 तक पहुंचा। लेकिन आगे जो होगा यानी कि 19वीं लोकसभा चुनाव जो होने वाला है उसमें महिला सांसदों की संख्या कम से कम, बहुत भी कम गया तो कितना, 181 तक तो जाना ही है। चूंकि ये रिजर्वेशन इन्हें मिल जाएगा तो उतना पद रिजर्व हो जाएगा हर पार्टी को। उन सीटों से जो सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होगा वहां से केवल वो महिला कैंडिडेट को ही टिकट दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है भारतीय राजनीति के लिए। हम सबों को 19वीं लोकसभा का इंतजार करना पड़ेगा 2029 का, और तब से हमारे पास जो है आधी आबादी के लिए सुखद संदेश आएगा सदन के अंदर। और जब इतनी महिलाएं सदन के अंदर बैठेंगी तो निश्चित तौर पर महिलाओं के जो सरोकार हैं वह उभर करके सामने आएगा और निश्चित तौर पर सभी को उस पर ध्यान भी देना पड़ेगा। फिर इसमें आप देखेंगे अगर 181 यहां से आते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें मंत्री पद में या मंत्री परिषद में जो महिलाओं की संख्या आपको देखने को मिलेगा उसमें भी आपको अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिल सकता है। तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए निश्चित तौर पर शुभ संकेत है। आज जो हमने टॉपिक पर चर्चा किया है, आप इसके विषय में क्या सोचते हैं? क्या इस बार आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भी महिला मंत्रियों को अपने मंत्री परिषद में जगह देना चाहिए? आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगता है हमें जरूर बताएं। साथ ही देखिए बहुत मेहनत करते हैं आपके तक इन जरूरी मुद्दों को पहुंचाने के लिए, ज्ञानवर्धक बातों को पहुंचाने के लिए, और उम्मीद भी करते हैं कि आपको इससे लाभ मिल रहा होगा। इसके बदले आप क्या कर सकते हैं, कम से कम संस्कृति IAS चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यदि अभी तक आपने नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और सबसे अहम बात, गर्मी का मौसम है, अपना बेहद ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। शुक्रिया।